तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्ल रॉयल वर्सेस सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के बीच साउथ अफ्रीका 20 लीग का जो आज का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है पर्ल रॉयल की टीम जिनका शुरू में तो परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था, लेकिन अपना पिछला तीनों मुकाबला ये हार करा रहे हैं। और दूसरी तरफ है दोस्तों सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की टीम जो कि लगातार मैचेस जीत रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे और जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन टॉस के हिसाब से किसे बनाना चाहिए और कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी मारकर फाइनल में पहुंचेगी। तो गौर करिएगा, यह जो मुकाबला है यह 6 फरवरी यानी कि आज रात में 9 बजे से खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में मैच है, जहां पर पिछला मुकाबला एलिमिनेटर मैच सनराइजर्स ईस्टर्न कैप जीत कर आ रही है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर इस सीजन 6 मुकाबले हुए हैं और ये पूरी की पूरी लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है। और पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 3 बार, और एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। और जो पिछला मैच हुआ है वहां पर दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है। एवरेज स्कोर 166 रन का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर एमआई केप टाउन ने बनाया 222 रन। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर जोबर सुपर किंग का है 99 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 2 बार स्कोर बना है, और 150 और 170 के बीच में एक भी बार नहीं, 170 और 190 के बीच में एक बार, और 190 के ऊपर 2 बार स्कोर गया है। और यह है दोस्तों पिच जो कि हाई स्कोरिंग मैचेस यहाँ पर लगभग होते हैं, और पिच दोस्तों बैट्समैन को मदद करती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला कल खेला गया वो एलिमिनेटर मैच था, जिसमें सनराइजर्स ईस्टर्न कैप पहले बैटिंग करते हुए 184 रन का टारगेट दी थी, और इस टारगेट को जोबर्ग सुपर किंग चेज नहीं करने पाई, और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 32 रन से जीती, जिसमें स्पिनर्स को 6 विकेट मिली और फास्ट बॉलर को 7 विकेट। उससे पहले इसी सीजन एक और मुकाबला हुआ था जिसमें एमआई केप टाउन पहले बैटिंग करते हुए 27 रन से जीती थी और पिटोरिया कैपिटल्स को हराई थी, और उस मैच में फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 4 विकेट। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था दोस्तों इसी सीजन, और इस मैच में प्रिटोरिया कैपिटल्स 6 विकेट से दोस्तों जोबर्ग सुपर किंग को हराई थी, जिसमें जोबर्ग सुपर किंग मात्र 99 रन ही बनाने पाई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 2 विकेट। तो पिछला तीनों मुकाबला अगर आप लोग देखिएगा तो 2 मुकाबले दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं और एक मुकाबला लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर बैट्समैन को ही मदद मिलती है, और पिछले 3 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 23 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 12 विकेट। तो बैट्समैन के साथ साथ आपको बॉलर्स पर भी फोकस करना है, खास करके फास्ट बॉलर, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 7 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को अभी तक 13 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो ये तो हो गई दोस्तों पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच साउथ अफ्रीका 20 लीग के इतिहास में 6 मैचेस हुए हैं, जिसमें से पर्ल रॉयल की बात करें तो 2 बार बाजी मारी है और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप दोस्तों 4 बार। तो इस मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का जीतने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है। पिछले दोनों मुकाबला ये अपना जीत कर आ रहे हैं, और टूर्नामेंट के शुरू में तो परफॉर्मेंस इनका खराब था, लेकिन अब यह बहुत ही बेहतर है। और वहीं पर्ल रॉयल की बात करें तो लगातार ये अपना तीनों मैच पिछला हारे हैं, और अगर पिछला मैच ये जीतते हैं तो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाते, लेकिन एमआई केप टाउन से ये हार चुके थे। तो ये रहेगी हो गई दोस्तों दोनों टीम्स की हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्ल रॉयल की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी ओपनिंग करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोग के लिए इससे भी शानदार वीडियो लाता रहूं। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो पर्ल रॉयल की तरफ से मिचेल ओवेन के साथ एल पिटोरियस ही ओपनिंग करेंगे, जो कि फिलहाल तो यही ओपनिंग कर रहे हैं। फिर रूबिन हरमैन आएंगे, फिर यहाँ पर डी गलीम। पिछले मैच में दोस्तों 2 ऑलराउंडर्स को पहले भेजा गया था बैटिंग करने। डी गलीम चौथे नंबर पर आए थे और डूनित वेलगले 5वें नंबर पर। फिर छठे नंबर पर डेविड मिलर आए थे, फिर दिनेश कार्तिक, फिर फुलक्वायो दिखेंगे खेलते हुए, फिर मुजीबुर रहमान, बी फॉर्चून और मफाका। जो पिछले मैच की प्लेइंग 11 थी लगभग वही रहेगी, नहीं तो यहाँ पर दोस्तों एम वैन बुरेन को मौका मिल सकता है फुलक्वायो की जगह पर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ये ऑलराउंडर के साथ पिछले मैच में खेले थे, मतलब एक बॉलर के साथ। लेकिन मेरे हिसाब से इनको खिलाना कोई तुक नहीं बनता है, तो इनकी जगह पर एक आपको बैट्समैन खेलते हुए दिखेंगे। पावर प्ले में बी फॉर्चून और मफाका बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में मफाका और डी गलीम। ये तो हो गई पर्ल रॉयल की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से। तो बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 रहेगी। इधर से आपको बेदिगम और टोनी जॉर्जे ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर जॉर्डन हरमैन, टॉम एबेल, फिर मार्करम, ट्रिसाना स्टॉप्स और मार्को जॉनसन, और फिर बॉलिंग से लियाम डॉनसन, क्रेग ओवर्टन, बाटमैन और रिचर्ड ग्लेसन।
पावर प्ले में इधर से शुरू से ही मार्को जेंसन और क्रेग ओवर्टन बॉलिंग करा रहे हैं और आखिरी ओवर में बाटमैन और रिचर्ड ग्लीसन। तो ये तो हो गई दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्ल रॉयल की तरफ से। तो इनका टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस देखा जाए तो एल पिटोरियस पिछले मैच में मात्र 15 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 3 रन, लेकिन बीच में कुछ मैचेस में इन्होंने अच्छी पारी खेली है, जैसे 19 रन हो गया, 43 रन हो गया, 25 रन, 27 रन। और शुरू में दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था, 97 रन की पारी ये खेले थे सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के खिलाफ ही, फिर 26 रन 83 रन की पारी खेले हैं। लेकिन अभी इनका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है, कुछ लोग अपनी टीम में रखे हैं, कुछ लोग नहीं रखे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर पर्ल रॉयल की टीम पहले बैटिंग करती है तब आप लोग रख सकते हैं। मिचेल ओवेन की बात करें तो ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर आपको याद होगा तो बिग बैश के फाइनल मैच में इन्होंने शतक लगाया था, लेकिन अभी तक 2 मैचेस जो ये खेले हैं, 2 मैच में इनको मात्र 2 विकेट ही मिला है और दोनों मैच मिलाकर देखा जाए तो 14 रन ही बनाए हैं। पिछले मैच में 7 रन और उससे पहले 7 रन। रिसेंट में ये फाइनल में 108 रन की पारी खेले थे, बिग बैश में रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर था। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर टिक जाते हैं तो अकेले अपने दम पर मैच को जिता देंगे। तो आपको अपनी टीम में मिचेल ओवेन को जरूर रखना है, किसी को ले चाहे ना ले टॉप ऑर्डर से, क्योंकि मिचेल ओवेन बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे और आप लोग ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। आर हरमैन की बात करें तो पिछले मैच में मात्र 2 रन की पारी खेले और रिसेंट में देखा जाए तो 35 रन, 28 रन, 59 रन, 44 रन, 19 रन और 56 रन की अभी तक पारी खेल चुके हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लोग एल पिटोरियस को अपनी टीम में रखिए या तो फिर आर हरमैन को, दोनों को लेने चाहेंगे तो आपकी टीम बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगी और इस मुकाबले में टीम बनाते समय बहुत ही कंफ्यूजन हो भी रही होगी, क्योंकि दोनों टीम्स में ज्यादातर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हैं और खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं। अब मिडिल ऑर्डर से बात करें तो मिडिल ऑर्डर से दोस्तों यहाँ पर डी गलीम आपको खेलते हुए दिखेंगे। पिछले मैच में 12 रन और 1 विकेट लिए थे। उसके रिसेंट फॉर्म लगातार 3-4 मैचेस में फ्लॉप हुए थे और शुरू में दोस्तों 3 रन 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट की पारी खेले हैं। तो मेरे हिसाब से पिछले मैच में इनको पहले भेजा गया था बैटिंग करने, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा और रिसेंट में लगातार 3 मैचेस फ्लॉप हुए हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़े रिस्की रहेंगे और आपको अगर फोकस करना भी है तो दुनित वेलगले के ऊपर फोकस करिए। ये दोस्तों मतलब श्रीलंका की तरफ से ऑलराउंडर है, लेकिन फिलहाल एज अ बॉलर खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी बैटिंग करने इनको पहले भेज दिया जा रहा है। पिछले मैच में 15 रन की पारी खेले थे, 2 विकेट इनको मिला था और अभी तक दोस्तों सारे मैचेस में इनको बैटिंग भी लगभग मिली है और बॉलिंग से तो दोस्तों विकेट ले ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दुनित वेलगले को बहुत ही मतलब अंडररेट किया जा रहा है, तो आप लोग इनको अपनी टीम में रख सकते हैं एज अ ट्रम्प खिलाड़ी। बाकी डेविड मिलर के बारे में तो मैंने आपको पिछले मैच में भी बताया था कि लगभग सारे नॉकआउट मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बेहतर ही रहता है और पिछले मैच में 45 रन की पारी खेले और लगातार सारे मैचेस में परफॉर्मेंस भी अच्छा किए हैं। तो डेविड मिलर एक बार फिर से सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी दिनेश कार्तिक की बात करें तो टूर्नामेंट का शुरू में इनको बहुत ही कम मौका मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम इनका टॉप ऑर्डर बहुत ही बेहतर था, लेकिन फिलहाल अभी इनका टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रहा है। तो पिछले 3-4 मैचेस से दिनेश कार्तिक को भी मौका मिल रहा है, तो दिनेश कार्तिक को भी आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं। अगर दोस्तों देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, लेकिन दिनेश कार्तिक केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी एंड्रू फ्लुक्वायो की बात करें तो पिछले मैच में बॉलिंग नहीं कराए थे, बैटिंग से मात्र 5 रन की पारी खेले थे। तो इनकी जगह पर एम वैन बुरेन को मौका मिल सकता है, जो कि बैट्समैन है और इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो उतना भी बेहतर नहीं है, बॉलिंग से तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तो आप लोग इनसे दूर ही रहिएगा। बाकी मुजीबुर रहमान की बात कर रहे थे तो शुरू में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था, सारे मैचेस में विकेट ले रहे थे, लेकिन पिछले 2 मैच से विकेट नहीं मिली है। वो और बी फॉर्चून की बात करें तो लगभग इनको सारे मैचेस में विकेट मिली है और मफाका की बात करें तो इनको भी पिछले 2 मैच से विकेट नहीं मिली है। तो बॉलिंग में आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो मुजीबुर रहमान को ड्रॉप करके आप लोग इनकी जगह पर दुनित वेलगले को रख लिए, क्योंकि दोनों स्पिन गेंदबाज ही हैं और दुनित वेलगले आपको अच्छा खासा बैटिंग भी करके देंगे। और मफाका की बात करें तो मफाका को रख सकते हैं अपनी टीम में, लेकिन मफाका भी रिस्की रहेंगे क्योंकि ज्यादातर मैचेस में इनको विकेट ही नहीं मिली है और रिसेंट के 6 मैचेस में केवल ये 2 ही विकेट लिए हैं, वो भी 1 मैच में। तो मेरे हिसाब से मफाका भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग बी फॉर्च्यून और दुनित वेलगले पर फोकस करिए, मुजीबुर रहमान को ड्रॉप करके रख सकते हैं। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनकी बात कर लें तो यहाँ पर एम वैन बुरेन को मौका मिल सकता है फुलक्वायो की जगह पर, हालांकि इनका रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है, तो केवल 2 मैचेस में अच्छी पारी खेले थे, 44 रन और 41 रन, और नहीं तो फिलहाल तो सैम हैन को भी मौका मिल सकता है, लेकिन सैम हैन का खेलने के चांसेस ना के बराबर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो एल पिटोरियस का देखा जाए, सबसे पहले तो 50 का एवरेज है, सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के खिलाफ 50 का एवरेज इसलिए है क्योंकि एक मैच में 97 रन बनाए थे और एक मैच में दोस्तों 3 रन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। तो 97 और 3 होता है 100, फिर इसका 2 मैच से एवरेज निकाला जाए तो 50 का एवरेज है। बाकी इस ग्राउंड पर फ्लॉप हो गए थे,
मिचेल ओवन की बात करें तो एक मैच में 2 विकेट लिए हैं और 7 रन बनाए थे कुछ ही दिन पहले। बाकी आर रूबिन हरमैन की बात करें तो 35 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 56 का है। डेविड मिलर का 29 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 69 का है। तो डेविड मिलर इस ग्राउंड पर अच्छा खेलते हैं और दोनों टीम्स में किसी का ये होम ग्राउंड नहीं है, तो कांटे की टक्कर हो सकती है। अब दिनेश कार्तिक की बात करें तो हेड टू हेड में नहीं खेले हैं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 18 का एवरेज है। बाकी गलीन को विकेट नहीं मिली है, ग्राउंड पर 2 विकेट मिली है। दुनित वेलगले को 1 विकेट मिली है, ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। बाकी फुलुक्वायो का 21 का एवरेज है, 5 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 4 मैच में 3 विकेट, लेकिन फुलुक्वायो मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे। बाकी मुजीबुर रहमान को 2 मैच में 2 ही विकेट मिली है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर भी 2 विकेट मिली है। बाकी फॉर्चून को 6 मैच में 6 विकेट और मफाका को 2 विकेट मिली है। और इधर से देखा जाए तो 2 ही विकेट मिली है और विकेट नहीं मिली है मफाका को इस ग्राउंड पर। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए बेदिंगम दिखेंगे, जो कि पिछले मैच में 27 रन की पारी खेले थे और लगातार जब से खेल रहे हैं लगभग इनका परफॉर्मेंस बेहतर ही है। तो इधर से मैंने पिछले मैच में आपको क्लियर कहा था कि टॉप ऑर्डर से आपको डी बेदिंगम पर ही केवल फोकस करना है। बाकी दोस्तों जो नीचे के ये सब खिलाड़ी हैं ये सब उतने अच्छे फॉर्म में नहीं और बिल्कुल वैसा ही हुआ। टोनी डी जॉर्जी मात्र 14 रन पर आउट हो गए। जे हरमैन की बात करें 14 रन पर और टॉम एबेल 10 रन पर। तो इस मैच में भी आपको इन तीनों टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों पर बहुत ही कम फोकस करना है। सबसे पहले टोनी डी जॉर्जी हो गए, फिर जे हरमैन और टॉम एबेल, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म भी देखा जाए तो तीनों खिलाड़ियों का उतना बेहतर नहीं है, ज्यादातर मुकाबले में ये फ्लॉप भी हुए हैं। जे हरमैन एक मैच में 53 रन की तो पारी खेले थे, लेकिन उससे पहले भी 5-6 मुकाबले में फ्लॉप हो चुके हैं। तो टॉप के जो 4 खिलाड़ी हैं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से, इनमें से केवल डी बेदिंगम पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये सारे मैचेस में लगभग 30-35, 20-25 रन स्कोर किए ही हैं। बाकी आपको टोनी डी जॉर्ज हो गए, जे हरमैन और टॉम एबेल पर ना के बराबर फोकस करना है। फिर आपको डायरेक्ट लो ऑर्डर के खिलाड़ी पर ज्यादा फोकस करना है, जैसे मार्करम हो गए, जो कि पिछले मैच में 62 रन नॉट आउट की पारी खेले। उससे पहले 8 रन 2 विकेट, फिर 43 रन 1 विकेट, 68 रन 31 रन, मतलब बेहतरीन ऑप्शन है। तो आपको अपनी टीम में इनके ऊपर फोकस करना है। ट्रिसानो स्टोक्स को रखना है, क्योंकि ट्रिसानो स्टोक्स को हर मैच में मौका मिल रहा है, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। तो ट्रिसानो स्टोक्स भी सेफ रहेंगे। पिछले मैच में 26 रन की पारी खेले। मार्को जेनसन की बात करें तो इनको तो ड्रॉप करने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि सारे मैचेस में ये दोस्तों बैटिंग से और बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। पिछले मैच में 23 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। तो पिछले मैच में भी आपको मैंने क्लियर कहा था कि मार्करम हो गए, ट्रिस्टान स्टोक्स हो गए और मार्को जेनसन हो गए, और टॉप ऑर्डर से बेदिंगम, ये 4 खिलाड़ी आपकी टीम में रहने चाहिए। और एक और जो खिलाड़ी है जिनका नाम लैम डॉनसन है, पिछले मैच में इनको भी 2 विकेट मिली और ये भी दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बीच में 2 मैच में दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हुआ था, लेकिन लगभग सारे मैचेस में शुरू से लेकर अंत तक अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो ये भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि सनराइजर्स ईस्टर्न कैप इस मुकाबले में बाजी मार सकती है, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है और हेड टू हेड में भी। बाकी क्रेग वॉर्टन की बात करें तो लगातार ये 2 विकेट लिए हैं पिछले मैच में, उससे पहले 3 विकेट। शुरू में तो दोस्तों परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब जब दोस्तों नॉकआउट मैचेस हो रहे हैं तब ये दोस्तों परफॉर्मेंस बेहतर किए जा रहे हैं। और रिचर्ड ग्लेसन की बात करें और बाटमैन की, तो इन दोनों का परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कमी हुआ है, क्योंकि रिचर्ड ग्लेसन टूर्नामेंट के शुरू में हर मुकाबले में इनको 2 विकेट मिल रहा था, देख सकते हैं सारे मुकाबले में 2-2 विकेट लिए हैं, लेकिन पिछले 4 मैच में केवल एक ही मैच में इनको 1 विकेट मिला है। तो रिचर्ड ग्लेसन की जगह पर आप लोग चाहें तो क्रेग ऑर्टन को रखिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट और सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाटमैन की बात करें तो बाटमैन और रिचर्ड ग्लेसन, इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों का परफॉर्मेंस देखा जाए तो डाउन हुआ है। और ओ बाटमैन के बारे में मैंने आपको पिछले मैच में कहा था कि इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो मेरे हिसाब से आपको बाटमैन और रिचर्ड ग्लेसन में स्प्लिट कर लेना है, किसी को भी रख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि बेंच पर बैठे हैं, तो किसी का खेलने का चांसेस नहीं है, क्योंकि सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के सब खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है और इनकी जो परफेक्ट प्लेइंग इलेवन अभी खेल रही है, तो मेरे हिसाब से किसी को मौका नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो टोनी जॉर्जे की बात करें तो 8 का एवरेज है मात्र पर्ल रॉयल के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 14 का है। बाकी बेदिंगम की बात करें तो 11 का ही एवरेज है और इस ग्राउंड पर 14 का है। जॉर्डन हरमैन का बात करें तो 27 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 22 का है। और टॉम एबेल की बात करें 25 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 9 का है। तो टॉप के जो 4 खिलाड़ी हैं इनमें से देखा जाए तो किसी का भी उतना अच्छा और अट्रैक्टिव एवरेज नहीं है। तो आप लोग अगर रिसेंट फॉर्म की बेसिस पर बात की जाए तो बेदिंगम पर ही ज्यादा फोकस करिएगा। बाकी जॉर्डन हरमैन और टॉम एबेल का हेड टू हेड में थोड़ा सा रिकॉर्ड बेहतर है, तो आप लोग रख सकते हैं। बाकी एडन मार्करम की बात करें तो 6 मैच में 29 का एवरेज है, 4 विकेट लिए हैं, ग्राउंड पर 42 का एवरेज है, 1 विकेट मिला है। तो एडन मार्करम इंपॉर्टेंट रहेंगे।
ट्रिसान स्टोप्स की बात करें तो 49 का एवरेज है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 20 का है। बाकी मार्को जेनसन की बात करें तो 38 का एवरेज है, 5 मैच में 7 विकेट मिला है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर भी 38 का एवरेज है, 6 विकेट मिला है। तो मार्को जेनसन, ट्रिसान स्टोप्स, मार्करम, ये तीनों खिलाड़ी तो इंपॉर्टेंट हैं ही। बाकी लियाम डॉनसन के ऊपर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 4 मैच में 4 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 3 मैच में 3 विकेट। बाकी बॉलिंग से क्रेग वॉर्टन 1 मैच में 3 विकेट लिए हैं, जो कि कुछ ही दिन पहले हुआ था, और बाकी 2 मैच में 3 विकेट मिला है ग्राउंड पर। बाटमैन को 2 ही विकेट मिला है, रिचर्ड ग्लेसन को 1 विकेट मिला है। तो बाटमैन और रिचर्ड ग्लेसन दोनों में से किसी एक को ही रखना है। बाकी ग्राउंड पर देखा जाए तो बाटमैन का रिकॉर्ड बेहतर है, 2 मैच में 6 विकेट, और रिचर्ड ग्लेसन को 2 मैच में 2 ही विकेट मिली है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो टीम कॉम्बिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लग रही हो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को सबसे पहले हमारे चैनल पर ही अपडेट मिलेगी सारे मैचेस की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टीम के ऊपर। तो ये दोस्तों हमारी फाइनल और दोस्तों टीम रहने वाली है इस वीडियो के लिए, और इससे भी बेहतर टीम, विनिंग टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो कैप्टन मैंने मार्को जेनसन को किया है, क्योंकि दोस्तों ये 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे और जिस हिसाब से इनको बैटिंग मिलता है दोस्तों, बहुत ही कम गेंद में अच्छा खासा स्कोर कर देते हैं। बाकी मैंने मिचेल ओवन को यहाँ पर वाइस कैप्टन किया है। बहुत सारे लोग मार्करम को वाइस कैप्टन करेंगे, नहीं तो कुछ लोग बॉलर को भी करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मिचेल ओवन इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, इसलिए मैंने इनको वाइस कैप्टन किया है। क्योंकि बिग बैश के मैचेस में ये दोस्तों 100 रन बनाए थे, वो भी फाइनल मैच में। तो फाइनल मैच बिग बैश का बहुत ही प्रेशर वाला मैच रहता है। तो अभी नॉकआउट मैच है, पिछले 2 मैच में इनको 2 ही विकेट मिली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, और आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ट्रिसान स्टोक्स को लिया है, सेफ ऑप्शन है तो मेरे हिसाब से यही रहेंगे। बाकी मैंने बैटिंग सेक्शन से बेथिंगम, एल पिटोरियस और डेविड मिलर। तो यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से जो एल पिटोरियस है, इनकी जगह पर आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, इनकी जगह पर जे हरमैन को रख सकते हैं, नहीं तो किसी और को भी रख सकते हैं टॉस के हिसाब से। इस टीम में केवल एक ही कमी है, जो कि एल पिटोरियस है, इनकी जगह पर आप लोग चाहें तो रोटेट कोई भी खिलाड़ी को कर सकते हैं। ऑलराउंडर मैंने मिचेल ओवन को रखा है, लियाम डॉनसन, मार्को जेनसन और मार्करम, 3 खिलाड़ी हमारे सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से, और 1 खिलाड़ी हमारे पर्ल रॉयल की तरफ से। बाकी मैंने दुनित वेलगला को रखा है, और क्रेग वॉर्टन और मुजीबुर रहमान। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जे फॉर्चून को मैंने नहीं लिया है, बी फॉर्चून को, और उनकी जगह पर दुनित वेलगला को मैंने रखा है, क्योंकि पर्ल रॉयल का टॉप ऑर्डर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दुनित वेलगला का बैटिंग भी पहले मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर मैं क्रेग वॉर्टन को रखा हूँ, जो कि दोस्तों लगभग सारे मैचेस में ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम इस वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में धन्यवाद दोस्तों चैनल मतलब वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर पहली बार है तो लाइक जरूर कर दिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों।